नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। नेपाल में भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। जानकारी के मुताबिक अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और इतना ही नहीं, कई लोग लापता भी है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो सभी के जहन में उठ रहा है कि आखिर नेपाल में बार बार जल प्रलय क्यों होता है और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। आज हम आपको विस्तारपूर्वक अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि नेपाल में आ रही इन बाढ़ों के लिए आखिर क्या चीजें जिम्मेदार हैं और आखिर क्या वजह है कि नेपाल में इस बार भी इतनी भीषण तबाही हुई है, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी लापता है। नेपाल की असुरक्षा के पीछे जो सबसे बड़ी और जो सबसे मुख्य वजह है वो है इसका भूगोल। यह देश अपेक्षाकृत कम दूरी में उच्च हिमालय से लेकर अपेक्षाकृत समतल तराई के मैदान तक फैला हुआ है। पहाड़ों में काफी ज्यादा ढलान है और इस वजह से जब ऊंचाई पर भारी बारिश होती है तो पानी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्र में फैलने के बजाय पानी की भारी मात्रा छोटे समय में नदी और बस्ती तक पहुंच सकती है और इससे अचानक बाढ़ आती है। हिमालय अपने आप भी भूवैज्ञानिक रूप से जवान है और अभी भी उभर रहा है। उनकी चट्टान और ढलान तुलनात्मक रूप से नाजुक और अस्थिर है। भारी बारिश के दौरान पानी मिट्टी और चट्टान में घुस जाता है और इससे उनका वजन बढ़ जाता है और ढलान की स्थिरता कम हो जाती है। इससे भूस्खलन हो सकता है। जलवायु परिवर्तन एक काफी बड़ी वजह है, यानी कि मौसम के बदलते मिजाज ने खतरे की एक और परत को जोड़ दिया है। नेपाल का मानसून कम समय में काफी ज्यादा तीव्र वर्षा पैदा कर सकता है। जब कुछ घंटे के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में बारिश होती है तो नदी और जल निकासी प्रणाली पानी में अचानक वृद्धि को समायोजित करने में असमर्थ हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब एक बार मिट्टी में पानी भर जाता है तो भूस्खलन की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है, खासकर उन जगहों पर जहां सड़क और निर्माण ने पहले ही प्राकृतिक ढलानों को कमजोर कर दिया है। बढ़ते तापमान का असर हिमालय क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी ऊंचाई वाली हिमनदी झील में जमा हो रहा है। कुछ झीलें बर्फ, चट्टान और तलछट की प्राकृतिक संरचना द्वारा रुकी हुई है। अगर ऐसी कोई प्राकृतिक अवरोधक ढह जाता है तो भारी मात्रा में पानी अचानक नीचे की तरफ बह सकता है और इस घटना को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेपाल में नदी का बड़ा नेटवर्क। नेपाल हिमालय से या फिर उसके आसपास से निकलने वाली सैकड़ों नदियां और नालों से होकर गुजरती है। कोशी, गंडक, कर्नाली और बागमती जैसी बड़ी नदियां भारी मात्रा में पानी मैदानी इलाकों की तरफ ले जाती है। मानसून के दौरान उनके जल ग्रहण क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की वजह से जल स्तर तेजी से बढ़ सकता है। जब कई नदियों में एक साथ तेज प्रवाह होता है तो बाढ़ का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। समस्या तब और ज्यादा मुश्किल हो जाती है जब भूस्खलन से नदी मार्ग रुक जाता है। ऐसी रुकावट के पीछे पानी अस्थायी रूप से जमा हो सकता है और फिर रुकावट टूटने पर नीचे की तरफ बह सकता है। इसी के साथ मानवीय गतिविधियों ने भी पर्वतीय समुदाय की बढ़ती सुरक्षा में पूरा योगदान दिया है। सड़क, होटल, जल विद्युत परियोजना और दूसरे बुनियादी ढांचे का निर्माण अक्सर पहाड़ी ढलानों को काट कर किया जाता है। अगर इस तरह के निर्माण को उचित भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जल निकासी प्रणाली और ढलान स्थिरीकरण उपाय द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है तो यह पहाड़ को कमजोर कर सकता है। भारी बारिश इन अशांत ढलानों को भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में बदल सकती है। साथ ही वनों की कटाई। पर्वतीय ढलान को स्थिर करने में जंगल काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं। पेड़ की जड़ मिट्टी को एक साथ रखने में मदद करती है और वनस्पति भी बारिश के पानी की रफ्तार को धीमी कर देती है और ज्यादा पानी को जमीन में घुसने देती है। जब जंगल को हटा दिया जाता है तो बारिश का पानी उजागर मिट्टी पर तेजी से बह सकता है और इससे कटाव बढ़ता है और बड़ी मात्रा में तलछट नदी में जा सकती है। भारी बारिश के दौरान ढीली मिट्टी, उच्च जल प्रवाह और अस्थिर ढलान का संयोजन भूस्खलन और बाढ़ के खतरे को काफी बढ़ा सकता है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ की वजह क्या थी, ये सवाल सभी के जहन में है। दरअसल हिमालय की चोटियों पर ऐसा क्या हुआ कि इतना भयानक जल सैलाब आया। नेपाल में रसुआ क्षेत्र में आई विनाशकारी फ्लड के कारण अभी तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और इसमें भारत के लोग भी शामिल हैं। इस भीषण बाढ़ की तस्वीरें और वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर है और लोग उसे देख करके काफी सहम भी रहे हैं। पुल, होटल, सड़क, टावर सब पानी के भीषण वेग में बहती नजर आ रही है। नेपाल में आई इस विनाशकारी बाढ़ की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की प्रमुख इकाई राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र
ने शुरुआती सैटेलाइट आधारित रिसर्च किया है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने तबाही के पैमाने की, अगर हम लोग बात करें तो तबाही के पैमाने का आकलन किया है और उन घटनाओं को समझने की कोशिश की है जिनके कारण हाल के सालों में हिमालयी क्षेत्र की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक सामने आई है। वर्तमान में भारत के 56 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में सक्रिय हैं। NRSC के शुरुआती विश्लेषण के अनुसार इस आपदा की शुरुआत तिब्बत के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि 4.9 तीव्रता के भूकंप ने संभवतः एक सर्क ग्लेशियर को प्रभावित किया, जिसके बाद उसका एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इस घटना से बर्फ और चट्टानों का विशाल हिमस्खलन हुआ जो तेजी से नीचे घाटी की ओर बढ़ा, जो भारी मात्रा में पानी, मिट्टी, चट्टानें और मलबा लेकर अचानक नीचे की ओर बहा। इससे त्रिशूली नदी में भीषण बाढ़ आई जिसने व्यापक तबाही मचाई। सैटेलाइट इमेज की स्टडी कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि सर्क ग्लेशियर का ढहना और उसके बाद हुआ आइसा रॉक एवलॉन्च इस आपदा की सबसे संभावित वजह है। उल्लेखनीय है कि भारत के भूकंप निगरानी नेटवर्क जो है उन्होंने सुबह 8:22 और 10 किलोमीटर की गहराई पर 4.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया था। नेपाल का समय भारत से 15 मिनट आगे है। यानी कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र 28.076 आकांक्षा और 86.494 देशांतर पर था, जो रसुआ क्षेत्र के पास है। हिमालय क्षेत्र भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है। आपदा के प्रभाव और विस्तार को समझने के लिए हैदराबाद स्थित NRSC ने क्विक जियोग्राफिकल असेसमेंट किया। वैज्ञानिकों ने यूरोपीय सैटेलाइट 2 उपग्रह द्वारा 24 अगस्त 2026 को ली गई आपदा पूर्व तस्वीरों की तुलना इसरो के रिसोर्सेंट 2A द्वारा 26 अगस्त 2026 को हासिल की गई आपदा के बाद की तस्वीरों से की। इसके अलावा 4 अप्रैल 2026 की रिसोर्स सेट 2A तस्वीरों की भी नवीनतम क्षेत्रों से तुलना कर भूभाग में आए बदलावों और नुकसान का आकलन किया गया। सैटेलाइट इमेज की स्टडी में नदी के बहाव में दिखे बदलाव, यानी कि आपदा से पहले और बाद के सैटेलाइट इमेज की स्टडी में नदी के बहाव में बड़े बदलाव दिखे। कई हिस्सों में मलबे के जमाव और बाढ़ के संकेत मिले और इन तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिकों ने प्रभावित इलाके का मानचित्र तैयार किया और समझा कि पहाड़ी भूभाग में आपदा किस तरह विकसित हुई और यह घटना एक बार फिर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की अहमियत को बताती है। चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़ और जंगल की आग जैसी घटनाओं के कारण को समझने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग स्टडी आज की सबसे प्रामाणिक स्टडीज मानी जाती है। रसुआ फ्लैश फ्लड के मामले में भी आपदा से पहले और बाद की तस्वीरों की तुलना करके वैज्ञानिकों ने आपदा के कारणों को समझाया है। बता दें कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने भी यही बताई है वजह। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने भी यही कहानी जो है वो बताई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि नेपाल और तिब्बत में ग्लेशियर के ढहने से भूकंप जैसी हलचल हुई और निचले इलाके में भयानक असर पड़ा। एजेंसी ने कहा कि भूकंप के तौर पर बताई गई हलचल असल में ग्लेशियर के ढहने और मलबे के बहाव की घटना थी, जिसके कारण बाद में निचले इलाकों में भयानक असर हुआ। सर्क ग्लेशियर क्या होता है, जिसके टूटने से आई इतनी भीषण आपदा? इस भीषण सैलाब के सेंटर में सर्क ग्लेशियर की भूमिका अहम है। सर्क ग्लेशियर पर्वतों की ढलानों पर कटोरे के आकार में बनते हैं, जहां लंबे समय तक बर्फ जमा होती रहती है। ये ग्लेशियर ऊंचाई वाले क्षेत्रों से आने वाले हिमस्खलनों से भी तैयार होती है। जब भौगोलिक या जलवायु संबंधी कारणों से इनकी स्थिरता प्रभावित होती है तो बर्फ और चट्टानी तेजी से नीचे की ओर खिसकता है। इसरो की शुरुआती स्टडी के अनुसार तिब्बत में संभवतः यही प्रक्रिया हुई। उपग्रह चित्रों का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि घटनाक्रम में पहले आइस रॉक एवलॉन्च हुआ, जिसने नदी को अस्थायी रूप से रोक दिया और इसके बाद पानी जमा होकर एक अस्थायी झील जैसी स्थिति बनी और फिर अचानक अवरोध टूटने से भारी मात्रा में पानी और मलबा तेजी से नीचे की ओर बह निकला। इसी कारण यह पर्वतीय धसाव विनाशकारी और बाढ़ में बदल गया। इस आपदा ने पूरे हिमालयी क्षेत्र में चिंताएं बढ़ा दी है। यहाँ के नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, तीखी ढलानें और विशाल ग्लेशियर नेटवर्क ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जहां भूकंप, भूस्खलन, ग्लेशियर ढहना और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित कर सकती है। इससे इनकी भविष्यवाणी और आपदा प्रबंधन दोनों ही चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। NRSC का यह शुरुआती आकलन मुख्य रूप से घटना की मैपिंग और वैज्ञानिक समझ पर केंद्रित है, लेकिन क्षेत्र में परिचित कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत पर इसका प्रत्यक्ष खतरा सीमित हो सकता है। आपदा का उद्गम स्थल भारत नेपाल सीमा से 200 किलोमीटर से अधिक दूर है, इसलिए सबसे गंभीर प्रभाव संभवतः तिब्बत और नेपाल के प्रभावित नदी गलियारों तक ही सीमित रहेंगे। इसरो ने भारत पर संभावित प्रभाव को लेकर कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन
अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में इस भीषण आपदा की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जानमाल का नुकसान हुआ है और भारत भी अब आगे बढ़ कर के नेपाल की मदद के लिए आगे आया है और हर राहत सामग्री नेपाल में पहुंचाया जा रहा है ताकि नेपाल के लोगों को राहत मिल सके। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में नेपाल की ओर से जो आधिकारिक ऐलान किया जाता है उस ऐलान में क्या चीज़ें सामने आती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।